अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। दो टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। स्पॉटलाइट ऑन इंडिया के हवाले से, और आपको पता है कि वहाँ पे कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। अगरचे कुछ खबरें ये ऐसी आई हैं कि थोड़ा सा उसमें कमी आई है नंबर्स में, लेकिन स्टिल वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो कोविड के नंबर्स हैं वो इतने स्टैगरिंग हैं कि हम सुन के भी यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी हालत तो आपको पता ही है क्या होगी। ऑक्सीजन का मसला, फिर वेंटिलेटर्स का मसला, उसमें कई वेंटिलेटर्स में वो खराब निकले हैं। यानी हर जगह पे मामला जो है वो खराब हो रहे हैं। और हमने पिछली दफा भी आपसे कहा था कि हेल्थ सिस्टम जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ चुका हुआ है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे अब सेंटर ने एक 3 टियर पॉलिसी बनाई है, क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा कोविड जो है वो फैलता चला जा रहा है। क्योंकि जाहिर है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज हमारी तरह, इधर पाकिस्तान में भी रूरल एरियाज में उस तरह फैसिलिटीज नहीं है जिस तरह के वहाँ पे सेंटर्स अपना जो सिटीज होते हैं उसमें होती हैं। तो रूरल इंडिया में इस वक्त बहुत शदीद प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है पिछले दिनों में आपने देखा होगा, खबरें आ रही थी कि दरियाओं में डेड बॉडीज को फेंका जा रहा है, और वो भी सीन जो थे वो देखे नहीं जा रहे थे। इसका तजिया करेंगे, और साथ साथ एक और जो सिचुएशन जो बहुत ज्यादा वर्सनिंग सिचुएशन है वो ये है कि फिलिस्तीन में इसराइल के जो अटैक्स चल रहे हैं गजा में खास तौर पे, उसमें बहुत ज्यादा अबतरी आई है और बहुत ज्यादा वर्सनिंग सिचुएशन। बल्कि जो संडे है, जो अभी वहां पे संडे ही, अब तो मंडे हो गया, लेकिन हमारा संडे चल रहा है। तो जो संडे का दिन था उसके उसके बारे में कहा जा रहा है कि वर्स्ट सो फार, यानी बहुत ज्यादा बीमारी हुई है और मोर देन 60 पीपल हैव डाइड। तो ये जो है सिलसिला, ये कहाँ पे जाके थमेगा, इसमें ऑप्शंस क्या है, और इंडिया किस तरह इसको देख रहा है, उसके हवाले से जरा बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करें जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब, एज यूजुअल। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आपकी आपकी आवाज भी ठीक है, आपकी वीडियो बिल्कुल ठीक है। आपको आवाज आ रही है? जी नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। आप पता नहीं आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल देख पा रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो भी ठीक है आपकी, और ऑडियो भी बिल्कुल ठीक है। ओके, फर्स्ट क्लास। फिर हम चलते रहे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो देखिए, मैं ये जैसे पूछना चाह रहा आपने हूँ कि ये जो सिचुएशन है इसको इफ यू कैन काइंडली सम इट अप, कि हो क्या रहा है और एज वी स्पीक सिचुएशन है क्या? देखिए, आपने बड़ी अच्छी तरह से इस वक्त एक मिली-जुली एक तस्वीर है कोविड के हिंदुस्तान में, उसकी सिचुएशन जो है आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। पायदारी थोड़ी-सी हम देखते हैं, ग्लिमर ऑफ होप है। और इसके साथ भी ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी महामारी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खुशी की खबर है कि जो रिकवरीज हो रही हैं पिछले 5-7 दिनों में, वो ज्यादा हैं बतरफे जो नए केसेस आ रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव एक सिचुएशन है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी, उसमें भी कमी आई है। 22-23% था, वो 19 पे पहुंच गया है। मगर डेली जो डेथ्स हैं वो अभी भी कोई 4,000 के पास हैं, और ये भी एक बात है। एक और जो आंकड़ा आपके नाजरीन को देना चाहता हूँ वो ये है कि 80% जो केसेस हैं वो सिर्फ 12 रियासतों में हैं। 29 रियासतें हैं हिंदुस्तान में, मगर अभी भी मैं अंग्रेजी में कहना चाहता हूँ वो नाइट वेयर सिचुएशन अभी गई नहीं है। आधा जो सारे आलम के नए केसेस हैं वो हिंदुस्तान में है, सारे आलम के। 1/3 जो कैजुअलिटी मौत होती है सारे आलम में, 1/3 हिंदुस्तान में होती है। 18 लाख, ये भी एक अच्छा आंकड़ा आपके नाजरीन को देना चाहता हूँ। 18 लाख तो उनके डेली को जो वैक्सीनेशन है वो भी हो रहा है। मगर एक जो बात है जिस पे हिंदुस्तान पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो कोई भी आंकड़े सारे आलम के सामने या अपने मुल्क के सामने पेश करती है हमारी सरकार, वो उन आंकड़ों पे थोड़े भरोसे और जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, शफाफा,
उस जी पे हाँ, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मगर अगर एक्सपर्ट से सरकार को एडवाइस दी है कि सारा नेशनल लेवल लॉकडाउन होना चाहिए, हाँ, उससे आप ट्रांसमिशन को ब्रेक करेंगे। मगर मेरे ख्याल में सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो रियासतों पे है। इस वक्त रियासतें लॉकडाउन कर रही हैं, नेशनल हाँ, लॉकडाउन नहीं है। इससे मुआइश पे जो कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ती हैं, पहली वेव में हमने देखा था, तो वो बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर जी, लेबर चला जाता है, उनको वापस लाना वो मुश्किल है। मगर एक चीज जो एक फिक्रमंद की मैं हूँ, वो ये है कि अब ये ग्रामीण रूरल एरियाज में फैल रहा है। हम्म, 48% केस लोड जो इस वक्त है वो रूरल एरियाज में है। और मैं एक स्पेसिफिक आंकड़ा देना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में 737 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उसपे जी, 533 जिलों में इस वक्त 10% पॉजिटिविटी रेट है। मतलब अगर 100 लोग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनमें 90 लोगों का तो मतलब फ्री है, 10 हम्म, लोग में कोविड है। तो ये एक एक अच्छी खबर आपके नाजरीन को सुनाना चाहता हूँ, वो ये है कि इस इतने खौफनाक, दर्दनाक माहौल में हमने एक चीज जो पिछले कुछ सालों में देखी है, फिरका परस्ती की ट्रेंड्स थी, कम्युनलिज्म की, जी, सेक्युलरिज्म भी थोड़ा पीछे जा रहा था, जो जमहूरियत है वो भी एक हम्म, कमजोरी दिखा रहा था, वो सब इट इज बिहाइंड अस। पूरी अच्छा, नेशनल सॉलिडेरिटी है। सरकार कमजोर दिखी है, सरकार इनेप्ट दिखी है, मगर जो आम समाज के लोग हैं, वो उसका इकट्ठे हो उसकी मजहब क्या है, कास्ट क्या है, कलर क्या है, क्रीड क्या है, वो आगे आ रहे हैं, खाना लाते हैं लोगों के लिए, अस्पतालों में ले जाते हैं लोगों के लिए, ऑक्सीजन देते हैं, जो मरते हैं उनको दफनाते हैं या क्रिमेट करते हैं। ये एक ठीक है, अच्छी एक इस बुरी हालात में एक अच्छी खबर एक अच्छी हिंदुस्तान खबर के है। लिए है। लेकिन लेकिन और इन्वेस्टर एक चीज जरा मुझे बताइएगा कि जो हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड में मैं देख रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसमें इसकी क्या वजह है कि वहां पे क्या हेल्थ सिस्टम कमजोर है, या वहां पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग उस तरह, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितनी भी, यानी जो हिंदुत्व के हवाले से भी देखा जाए, जो स्टेट्स हैं जो जिनको हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उनमें मामला जो है वो बहुत खराब है। नो, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया इसरार साहब। इनको हम, जब मैं एक नौजवान था हिंदुस्तान में, उस वक्त इन स्टेट्स को बीमारू स्टेट्स माना जाता था। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस बीमारू स्टेट्स में अभी भी जो बहुत कमजोर स्टेट्स हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार है, और उसके साथ भी मध्य प्रदेश भी थोड़ी तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो आबादी बहुत है, दूसरा जो तरक्की हुई है सारे बाकी हिंदुस्तान में, इनमें कम हुई है, ग्रोथ रेट बहुत कम रहा है, रोजगारी कम है। इसीलिए आप देखते हैं, अगर सारे हिंदुस्तान में आप जाएंगे, किसी शहर में जाइए, किसी कस्बे में जाइए, जो लेबर है या तो बिहार की है या उत्तर प्रदेश की है या उड़ीसा की है या झारखंड की है, वो कश्मीर तक पहुंच जाते हैं। कश्मीर में 7 लाख लेबर जो इस वक्त जो खेती बाड़ी करते हैं कश्मीरियों के बिहाफ पे, वो भी इन्हीं स्टेट्स में आ रहा है। तो अब ये है कि बहुत दर्दनाक, हमने एक हाल ही में एक सिचुएशन देखी है, गंगा के किनारे कम से कम जी 500-600 लाशों को 3 फुट की बड़ी मतलब गहराई में दफनाया गया है। एक हाँ, वजह थी कि उनके पास फायरवुड नहीं था, दूसरी वजह थी कि वहां पे ट्रेडिशन भी है कि जो बिना शादी के खवातीन हो या लड़के हों, उनको दफनाया जाता है, उनको क्रिमेट नहीं किया जाता। तीसरी ठीक, बात है कि उनके पास पैसे भी नहीं थे और खौफ था। सबसे वो ज्यादा जो बात थी वो खौफ था कि अपने ही लोगों पे, माँ बाप को, बहन भाइयों को, वो डेड बॉडीज को टच नहीं करना चाहते। ओए ये होए, जो इस महामारी ने एक इंसानी, बेसिक इंसानियत का जो सवाल है,
वो खड़ा कर दिया है। खड़ा कर दिया। मगर करेंगे भी क्या, क्योंकि आपको ये कोई इसमें हैरत नहीं होगी कि अगर आप कोविड पेशेंट के सामने आए या उसको टच करें तो कोई शक नहीं है कि आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो एक और जो सरकार की बहुत ही आलोचना हुई है, बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ है, वो सिर्फ लैंसेट जर्नल का जो एडिटोरियल ही नहीं था। उन्होंने कहा था कि उस वक्त कि आपने एंटिसिपेशन नहीं की थी, पुअर एंटिसिपेशन रही है। फिर आपने अंग्रेजी में उनके अल्फाज थे deluded yourself into believing के एंड हो गया फेज 1 का, और उसके बाद आपने सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जैसे कुंभ मेला था, उत्तराखंड में हुआ था, और इलेक्शन जो इंतखाबात हुए 5 स्टेट्स में, ये बिल्कुल खुला तरीके से, आपको याद होगा हमारे वजीर आजम के अल्फाज एक इलेक्शन रैली में, जब पैंडेमिक शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जहां मैं देख रहा हूँ वहां लोगों को, पीपल एवरीवेयर। तो ये लैंसेट ने भी नोट किया है। अब ये है एक और बात जो है कि जो इनकी हिमायत करते रहे हैं हमारी सरकार के हिंदुस्तानी लोग, सपोर्टर्स रहे हैं, बॉलीवुड के एक पर्सनालिटी है, उन्होंने अब उनको उनकी आलोचना की है, क्रिटिसिज्म किया है, डिनाउंस किया है कि आपका काम ठीक नहीं रहा है। तो मतलब यही बात नहीं है कि मतलब शेयर इनकॉम्पिटेंस ऑफ द मेजॉरिटेरियन मॉडल, जिसपे आपके प्रोग्राम्स में इतनी बार जिक्र किया है कि एक मेजॉरिटेरियन मॉडल है, वो क्या गवर्नेंस दे सकता है एक मॉडर्न स्टेट को। आज की इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, तो वो एक बहुत दिलचस्प एक सवाल है कि पैंडेमिक खत्म होगा तो फिर उसके आगे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सॉरी, मैं सुन नहीं पा रहा। जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने फरमाया कि मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। जिस तरह आपने फरमाया कि वो जो बीमारू स्टेट्स हैं उसमें भी जाहिर है कि प्रॉब्लम्स हैं। क्या इसी वजह से इंडिया टुडे ने, मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ये अपना टाइटल ये लगाया है कि द फेल्ड स्टेट। अच्छा, ये तो उन्होंने कहा कि द फेल्ड स्टेट। अच्छा, दूसरे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहीं उन्होंने लिखा कि द फ्लेलिंग स्टेट। तो ये जो हम देख रहे हैं, क्या वाकयातन इस हालत में पहुंच गया हुआ इंडिया कि जिसको अब उसके अपना मीडिया जो है वो द फेल्ड स्टेट कह रहा है? भाई ये आपने मैंने तो पहले यही फरमाया था कि जो पहले हिमायत करने वाले थे वो कॉमन सिटीजन्स हों, वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, मैं ये कहा नहीं आपको पहले में, अच्छा हुआ आपने इंडिया टुडे की बात, इंडिया टुडे ही नहीं, जो अखबारें, जो मीडिया इस सरकार की हिमायत करता आ रहा है पिछले 7 सालों में, उसने अब उल्टा पलटी की है। और ये सिर्फ इंडिया टुडे ही नहीं है, बॉलीवुड में एक्टर है अनुपम खेर, इनके सबसे बड़े हिमायत करने वाले थे। अमेरिका में जो एकेडमिक्स थे, जो मोदी के जो फेमस शोज में उन्होंने हिस्सा लिया था, उसको एनकरेज किया था, उसको रिपोर्ट किया था, वो सब अब मोदी सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपका इनेप्टीट्यूड था, आप बिल्कुल कोई फिक्र नहीं था आपको, आपकी कंप्लेसेंसी थी, और आप यू आर प्रिजाइडिंग ओवर अ कैटास्ट्रफी। आई एम यूजिंग द इंग्लिश वर्ड व्हिच आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिकॉज अभी हमें मालूम नहीं है, हम भी थोड़ी सी किरण देखते हैं उम्मीद की, मगर जब ये रूरल एरियाज में फैलेगा क्या होगा इसके कह नहीं सकते। इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि वैक्सीनेशन का, इसके बारे में अभी थोड़ी 1 मिनट में कहूंगा, और उससे पहले के आपने जो मुद्दा उठाया है, ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस फॉरेन पॉलिसी की क्या भी है। देखिए, पहले कहा है कि जो ये सब कलेक्टिव जो इनपुट्स आ रहे हैं, अब हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो उस पर भी असर पड़ रहा है। जो लोग, इंडिया वाज अ फ्लेवर ऑफ द वर्ल्ड, अब उस पर थोड़ा सा सवाल उठाया जा रहा है कि कौन सा किरदार इंडिया निभा सकता है सारे आलम में, जब वो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकता है, गवर्नेंस नहीं कर सकता, एक महामारी है उसको कंट्रोल में नहीं ला सकता है, उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, हेल्थ केयर सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर सकता। तो मतलब अब यानी आप ये कह रही हैं कि जो ग्लोबल इमेज है वो सफर हुआ है,
इस पूरे क्राइसिस के दौरान। इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि शफाफी जो एक तरीके के शफाफा जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है और दूसरी आपके भरोसे जो भी आप आंकड़े दे रहे हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मवाइश पे अभी हमने देखा नहीं है सेटबैक होगा हमारी मवाइश पे, क्योंकि एक साल में अगर आपके 2 महामारी के इतने इतने खौफनाक महामारी की फैल हुई है सारे हिंदुस्तान में, तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसमें और इसमें जैसे एक मैंने और चीज। पहले प्रॉमिस किया था जी कि जी वैक्सीनेशंस के लिए अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जा रही है। मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि सरकार जाग गई है। अगर कोई रास्ता है इस महामारी से निकलने का, सारे आलम का कम से कम 30% वैक्सीनेशन होना चाहिए। आबादी जो है उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। अच्छा इरमार हिंदुस्तान में साहब, कम से कम जी। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सॉरी जो मैं रिपोर्ट। आपको देख नहीं पा रहा हूँ, सो आई डोंट नो कोई बात मैं नहीं, कोई बात नहीं, आप परफेक्टली आप बिल्कुल ठीक आ रही हैं, मैं हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक ठीक चल ठीक रहा है। अच्छा ठीक मैं ठीक पूछना ये चाह रहा हूँ इरमार साहब के, जो भी सिचुएशन हम देख रहे हैं इसमें जो ये रिपोर्ट आई है इंडिया टुडे की, इसमें उन्होंने एक ये बात जरूर कही है कि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो क्राइसिस हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है, हेड्स मस्ट रोल। अब आप क्या इससे एग्री करते हैं कि ये जो इतनी बड़ी एक नालायकी कह लें या गफलत कह लें, कुछ भी कह लें, क्या हेड्स शुड रोल? क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये बक स्टॉप करनी चाहिए या नीचे तक कुछ ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसकी? इतने लोग जो हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये मर्डर हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग लोग मर गए हैं, उन्होंने कहा कि इनको मारा गया है। मुझे भी बड़ी हैरत हुई है क्योंकि इंडिया टुडे तो उनके जो एडिटर हैं हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो जब ये इशू बरकरार रखा और उस वक्त उसी मैगजीन उसी ग्रुप की सरकार के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं बहुत हैरान हूँ। मतलब कि स्थिति इतनी गंभीर है, सूरत हाल इतने गंभीर है कि जो भी हिमायत करने वाले मीडिया, ऐसा ही ट्रेंड मैं नेशनल डेलीज में देख रहा हूँ। जो अच्छा नेशनल डेलीज पहले ऐसी हिमायत पूरी तरह से करते थे सरकार की, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता था। अब वो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है, तो इसीलिए मैं मुद्दा उठा रहा था वैक्सीनेशन का। या सरकार ने ढूंढा है कि एक तरीका है कि जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। अब उनको इम्पोर्ट किया जा रहा है। जो पेटेंट वेवर्स अमेरिका ने हमें दिए हैं, यूरोपियन यूनियन ने अभी नहीं दिए हैं, मगर शायद मिलेंगे। तो अगर हम स्टेप अप करेंगे और कम से कम 60 करोड़ की आबादी को, अभी तक तो हमने 18 करोड़ वैक्सीनेशन कर रखे हैं, या मगर एक अहम बात यह है कि सिर्फ 4 करोड़ हैं जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन किए। 18 करोड़ तो हुए हैं मगर सिर्फ 4 करोड़ दोनों वैक्सीनेशन के, मतलब जो रास्ता है वो बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ रास्ता है। जितनी तेजी से जितनी आबादी को वैक्सीनेशन मिलेगा हिंदुस्तान में, उतनी जल्दी उसी हो में सकता है। हम ये उम्मीद की किरण देख सकते ठीक ठीक। अच्छा अब जरा चलते हैं जी, इसराइल का जो अटैक चल रहा है गजा में, और हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा जी कि वी विल टेक एज लॉन्ग एज नेसेसरी। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उन्होंने मीडिया का जो टावर था उसको जो उन्होंने गिराया है, उन्होंने कहा जी कि वो परफेक्टली लेजिटिमेट टारगेट था, और अभी तक की इतलात के मुताबिक साहब ऑलमोस्ट 200 पीपल आर डेड, 58 चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड। और खास तौर पे हम देख रहे हैं कि गजा का जो रिफ्यूजी कैंप है उसमें भी उन्होंने उनको बंदों को वहां पे 10 लोगों को मारा है, जिसमें से 8 बच्चे थे। अब ये मुझे बताएं कि ये इसको आप इंडिया में बैठ के कैसे देख रहे हैं, जहां पे ये ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि आई स्टैंड विद इजराइल। देखिए ये बहुत ही दिलचस्प एक सवाल है। पहले मैं उसको एक दूसरी लेवल पे लेना चाहता हूँ कि पैलेस्टीन का जो मुद्दा है, जो मसला है, वो सारे आलम के कॉन्फ्लिक्ट नक्शे पे इतनी दशकों से, इतनी डेकेड से रहा है। ये इशू है लैंड का,
और आइडेंटिटी का, जमीन और पहचान। और आप जानते हैं, आपने जो सवालात उठाए हैं, कुछ सेंटेंसेस यूज किए हैं, वो अल्ट्रा राइट विंग बेंजामिन नेतन्याहू के अल्फाज हैं। मैं उस पर कुछ भरोसा नहीं करता, क्योंकि एक तो उनकी खुद की हालत इस वक्त से सियासी हालत बहुत खराब है। पिछले 2 साल में 4 इंतखाबात हुए हैं इसराइल में, वो भी इस वक्त पूरी तरह के परमानेंट वजीर आजम नहीं है। तो वो ये मौका, मुझे लगता है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मुझे लगता है ये पूरा एक छोटा सा हादसा जो मशरकी जेरूसलम में, मतलब वो 2 शेख जारा और बेलपात 2 इलाके हैं जहाँ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, वहां से उनको हटाने की कोशिश की गई। ये छोटा सा एक मुद्दा था, ये लोकल लेवल है। अब इस लोकल लेवल के मुद्दे को इलाकाई कॉन्फ्लिक्ट में बदलाव किया गया है, और इसको मैं, जैसे आपने पहले फरमाया था, इसके मैं जिम्मेवार सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की सरकार को रखता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि जो आई स्टैंड विद इजराइल, वो तो एक मोमेंट्री है। अभी यहाँ पे भी अल्ट्रा राइट विंग या मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, हमारे इजराइल के साथ रिश्ते बहुत ही करीब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उससे सहमत हूँ, रिश्ते ठीक होने चाहिए। अगर सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली इजराइल के साथ रिश्ते रखना चाहता है, अगर यूएई या बहरीन रखना चाहता है, तो हमें इस पे कोई, आपको शायद नाजरीन को याद दिलाना चाहता हूँ, इस सारे आलम में एक आदमी था जो इंदिरा गांधी को हक करता था, मतलब उनको जफ्फी देते थे, वो था यासर अराफत। और यासर अराफत ने इंदिरा गांधी को कहा, उसके बाद तो काफी सालों के बाद ये रिश्ते आगे बढ़े, कि आप इजराइल के साथ कर दीजिए। उसकी, जब उन्होंने हमें एक तरीके से ये कहा कि आप कर लीजिएगा, मगर 20 साल के बाद हुआ या 15 साल के बाद हुआ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि इजराइल ने 1947 में पहले जो मगरबी जेरूसलम है, वहां पे, आप देख सकते हैं मुझे? बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। अच्छा, मगरबी जेरूसलम में तो पहले कब्जा पाया, कंसोलिडेट किया। तो उनका ये है कि जितना वो कब्जा पाए जमीन पे, वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखें, और जमीन पकड़ लें, आइडेंटिटी बरकरार रखें। और उनके सबसे बड़ी मदद तो उनको अमेरिका से मिलती है। हर साल जनवरी में मेरे ख्याल में $1.5 बिलियन का चेक जाता है इसराइल, हर साल। तो वेस्ट भी उनके साथ है। अब जो अरब स्ट्रीट तो पैलेस्टीनियंस के साथ है, मगर अरब सरकारें इजराइल के साथ है। अब देखिए, ये एक बहुत पेचीदा सा मामला बना है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, अफसोसनाक बात यह है कि पैलेस्टीनियंस डिवाइडेड है। सारा आलम उनको टेररिस्ट समझता है, वो सारा आलम सिंपैथेटिक नहीं है पैलेस्टीनियंस के साथ। हिंदुस्तान पैलेस्टीनियन की, अगर आप देखें, मेरे मेरे मेरी रियासत जम्मू कश्मीर है, एक ही रियासत जहां पैलेस्टीनियंस की सिंपैथेटिक के लिए वहां पे जुलूस नहीं निकालने की इजाजत नहीं है, मगर एजिटेशन रही है। वी आर विद पैलेस्टाइन, आप कह रहे थे ना कि आई एम विद इजराइल, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं है। बहुत इलाके हैं जहां पैलेस्टीन की इज्जत की जाती है, मगर पैलेस्टीनियंस में भी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी खुद की कमजोरी है, वो आलम आपको तंदुरुस्त नहीं बना सकता ना, ताकतवर नहीं बना सकता। डिवाइडेड लीडरशिप है, इसीलिए डिवाइडेड लीडरशिप में हमने देखा इतने सालों से बात नहीं करते हैं। बात करने के लिए हमास तैयार नहीं है। हमास कहता है हमारा एक ही मुद्दा है, जैसे ईरान पहले कहता था कि हमने इजराइल को बिल्कुल बर्बाद करना है। कैसे करेंगे आप? आजकल के आलम में ये पॉलिसियां निभाएं तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता रहेगा। जैसे मुझे याद आता है कि आपको एक फलसफी थे, फिलोसोफर थे, प्लेटो। उन्होंने कहा था, ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
ये कॉन्फ्लिक्ट तो बरकरार रहेगा जब तक कि सारा आलम टू स्टेट सोल्यूशन पे नहीं आएगा, क्योंकि वो टू स्टेट सोल्यूशन भी मैंने कहा कि वो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि बिटवीन द टू स्टेट जो इलाका है उस पे तो उन्होंने कब्जा कर रखा है कब्जा इजराइल, कर रखा है। तो कैसे करेंगे? अल-फतह जो जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, वहां भी लीडरान की कमजोरी है। हाँ, पैलेस्टीनियंस में लीडर तो बिल्कुल है ही नहीं। कहाँ है वो रहनुमा जो पैलेस्टीन यासर अराफत की तरह सारे आलम में पैलेस्टीन का मुद्दा आगे बढ़ाएंगे? ठीक बिल्कुल बात। नहीं है। और इसी इसी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक छोटे से मुद्दे को, आप जानते हैं, अब डिटेल जरूरत नहीं है, एक हफ्ते में 153 लोग मेरे ख्याल में मारे गए हैं, जिसमें 42 लोग तो आज ही मरे गए। आज आज आपको तो, आपकी तो रात है इस वक्त, मेरे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। जी, जी। और 900 से 1000 तक वुंडेड हुए हैं। पैलेस्टीनियों ने भी, उन्होंने भी अपनी एक छोटी ताकत जो संभाली है, वो ये रॉकेट्स जो रॉकेट्स वगैरह। रॉकेट का इस्तेमाल कर। लेकिन इसमें एयर मार्शल साहब, इसमें एक चीज जरा मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं, अभी देखें कि ना यूएन ने उनको रोका है, ना ही मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे हो पा रहे हैं। आपको जिस तरह आपने खुद ही बता दिया कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो कुछ और सोच रही हैं, जो स्ट्रीट है अरब स्ट्रीट वो कुछ और सोच रही है। अब इसमें आप बाहर के एज एन आउटसाइडर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि मुसलमानों की क्या उनको करना चाहिए कि जहां से ये सिलसिला जो इसको रोका जा सके और ये मामला किसी न किसी तरीके से टेबल पे आ सके? देखिए इशरार साहब, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये बहुत ही पेचीदा मसला है, और इस पेचीदा मसले के लिए पहले तो सारे जो ताकतें हैं उस इलाका में और सारे आलम में, उनको इस एरिया पे फोकस रखना है। मैं एक तरीके से बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि इजिप्ट और कतर दो मुल्क हैं जो इस वक्त, जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, Yeah. जो दोनों साइडों के साथ बात कर रहे हैं। दो लोग, दो मुल्क हैं, तो इस पे कोई अरब लोग मुल्क नहीं है, जो बाकी सऊदी अरब हो या हाँ, यूएई हो या बहरीन हो। उन्होंने तो बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा था और आपने दोहरा लिया, अरब स्ट्रीट तो पैलेस्टीनियंस के साथ है। तो कब तक आप ऐसी पॉलिसियां निभाते रहेंगे? एक दिन तो आएगा जब आपको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा मैं नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते। जर्मनी हो, बहरीन हो, मोरक्को हो, सूडान हो, सब के सब जैसे अमेरिका में कहते हैं ना, मदरहुड एंड एप्पल बाइट की बात कर रहे हैं कि आप डी एस्केलेट करिए, आप बातचीत करिए। बातचीत कौन करेगा? हमास तैयार नहीं है बातचीत के लिए। अल-फतह बातचीत के लिए तैयार है, मगर वो इतने मजबूत नहीं है, वो इतने ताकतवर नहीं है। अगर ताकत है तो हमास के पास है, उनके पास रॉकेट्स है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 2234, और इसका जिक्र हिंदुस्तान ने किया है, हिंदुस्तान की इस पे ज्यादा खास किरदार नहीं रहा है। इसकी क्या वजह है आप खुद ही जानते हैं, आपके नाजरीन जानते हैं। वो ये है कि एक फख्र से कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे नुमाइंदे ने 2234 का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, वो क्या कहता है, मैं पूरा सुनाना नहीं चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी इजराइल ने कब्जा पाया है, जेरूसलम, वहां मशरकी जेरूसलम हो या मगरबी जेरूसलम हो, और बाकी इलाके में जहां कब्जा पाया है और सेटलमेंट्स की हैं, वो नाजायज हैं, इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर के खिलाफ है। तो ये तो एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदुस्तान ने अपना एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है जहां पे निभानी चाहिए। मगर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आगे कौन बढ़ाएगा? कहते हैं कि रूस और चीन इनकी पैलेस्टीनियंस की मदद करेंगे। क्या किया उन्होंने? मैं तो कुछ देखता नहीं हूँ, क्योंकि बाद में आखिर में जो हर एक मुल्क अपने जो कौमी निफाद हैं, वो उनको देखकर। जोग्राफियाई या इलाकाई
जैसे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उस नजरिए से देखेंगे। गिव मी अ पॉलिसी, गिव मी अ सिचुएशन एंड आई विल गिव यू अ पॉलिसी। तो इसी तरह से तो ये रियल पॉलिटिक्स है सारे आलम में। मैं आखिर में सिर्फ 2 सेंटेंसेस बोलना चाहता हूँ कि सारा आलम मिलजुल के दबाव डाले। यूनाइटेड नेशंस मेरे ख्याल में इसमें कुछ खास बात नहीं करेगा। एक ऐसा सिस्टम, एक कंग्लोमरेट होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी बात ताकतवर मुल्क हैं वो मिलजुल के इस मसले को 2 स्टेट सॉल्यूशन लाएं। हाँ। इजराइल को थोड़ी तरह से रिस्ट्रेन करें, एक तरीके से हमास को भी रिस्ट्रेन करें कि देखिए आजकल के जमाने में आलम में दहशतगर्दी नहीं संभाली जा सकती, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं बाकी मुल्कों में जहां दहशतगर्दी रही है या एक पॉलिसी रही है, वो भी एक तरीके से सोच विचार कर रहे हैं कि क्या ये आगे बढ़ा सकते हैं इसको। मेरे ख्याल में वही एक रास्ता है कि पैलेस्टीनियंस का ये मसला है, कम से कम इस वक्त सबसे बड़ा अर्जेंट इशू जो है कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, मगर शुक्र है कि वो आगे नहीं बढ़ा। वो ये था कि जनूबी लेबनान से कुछ रॉकेट फायर किए गए, 3 या 4 रॉकेट की एक कोशिश रही है कि एक और फ्रंट खोला जाए। मेरे ख्याल में वो बिल्कुल उचित नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। इस वक्त तो सब साइड्स को रिस्ट्रेंट दिखाना है और सबसे ज्यादा रिस्ट्रेंट जो दिखाना है वो इजराइल को। वो ये समझना कि वो जो मशरकी जेरूसलम है वहाँ पैलेस्टीनियंस बड़ी बहुत ज्यादा तादाद की फैमिलीज रह रही हैं, उनको आप दिखाएं कि 18वीं या 19वीं सदी में ये हमारा इलाका था। तो ये तो मजाकिया बात है। उनको कहते हैं यहाँ से आप निकलिए, हम यहाँ पे यहूदियों को सेटल कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल आए तो ये तो फ्लेयर अप होगा। मेरे ख्याल में पैलेस्टीनियंस के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो टेम्पल डोम के कॉम्पाउंड में जाके कम से कम नाराबाजी तो करे। और उसके लिए क्या हुआ, 305 पैलेस्टीनियंस जो हैं उस टेम्पल डोम के कॉम्पाउंड में वो जख्मी हो गए। और उसके बाद फिर रॉकेट अटैक शुरू हुए तो एयर अटैक्स इजराइल की तरफ से हुए। और एक डिस्प्रोपोर्शनेट लेवल का रिस्पांस जो है वो नहीं होना चाहिए था। और अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है वो इजराइल के पास है तो ऑब्वियसली वो पैलेस्टीनियंस के पास भी है, होना चाहिए और उनको भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी देखा जाना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, राइट टू सेल्फ डिफेंस तो एक चीज है कि पैलेस्टीनियंस लोगों के लिए जिनको मशरिकी जेरूसलम से हटाया जा रहा है, सारी फैमिलीज को निकाला जा रहा है, वो तो राइट टू सर्वाइवल है। बिल्कुल सही बात। आपको घर में से कोई आए और निकाले, कहे कि 17वीं सदी में यहाँ पे कोई और रहता था, तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल में इजराइल का बर्ताव जो हुआ है बहुत गैर जिम्मेदाराना रहा है और वो सिर्फ छुपा रहा है क्योंकि उनको सारे वेस्ट और अमेरिका की इस पे। और ये भी एक और बात है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो भी इस वक्त डिवाइडेड है। जो कि लेफ्ट विंग है डेमोक्रेट्स की, वो लेफ्ट विंग पूरी तरह से पैलेस्टीनियंस की सपोर्ट में है। बिल्कुल ठीक। तो अब जो बाइडेन इसको कैसे संभालेंगे, हाँ ये उनके लिए भी इम्तिहान है। लेकिन इसको हम मॉनिटर करते रहेंगे मास्टर साहब, और नेक्स्ट वीक भी जब हम आएंगे इंशाल्लाह तो उस पर तक अल्लाह करे कि ये मामला जो है वो ठीक हो चुके हों और उस पर हम पोस्ट सिचुएशन एनालिसिस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर इंसाइटफुल एनालिसिस। और एज यूजुअल माशाल्लाह आपका जो एनालिसिस है हमारे नाज़रीन बहुत पसंद करते हैं। और पाकिस्तान में अब आप जब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पॉपुलर हो चुके हैं हमारे माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।